Hello everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss about rest of the articles which are relating to the President of India. In our previous video I discussed about all the important articles which are relating to the President of India, which contains article 52 to 62, then 71, 72 and 77. I gave interpretation of all those important articles in that video. But apart from that article, there are some other articles are also mentioned in our constitution which are directly or indirectly relating to the President of India. These remaining articles we'll discuss in that video. Here we'll talk about the immunity relating to the President in India, then the power of President, which will contain executive power, legislative power, judicial power, financial power, military power, diplomatic power, pardoning power, then emergency power, veto power, then ordinance making power, and lastly constitutional position of President in India. So at first we need to understand the concept of immunity relating to the President. So this is mentioned in Article 361. Here two types of immunity is given. One is immunity relating to criminal proceeding and another is immunity relating to civil proceedings. In case of criminal proceeding, no proceeding relating to criminal case shall be initiated during the term of President, even though such criminal act is the personal act of the President. Still, no criminal proceeding can be initiated during the term of President. On the other hand, no civil proceeding can be initiated during the term of President except if such civil case is relating to the personal act of the President. तो यहाँ पे दो टाइप का इम्यूनिटी दिया गया है. इम्यूनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन. एक इम्यूनिटी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिलेटेड और दूसरा है सिविल प्रोसीडिंग रिलेटेड. तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ये बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट का टेनर पीरियड चल रहा है तो उसी टेनर पीरियड में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जाएगा. अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के पर्सनल एक्ट रिलेटेड है फिर भी उसको भी इनिशिएट नहीं किया जाएगा अगर प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड ख़त्म नहीं हुआ. जब ख़त्म हो जाएगा तभी जाके क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट किया जाएगा. तो यहाँ पे जो पर्सनल एक्ट है उसका मीनिंग ये है कि अगर प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी कुछ भी एक्ट करते हैं तो उसको पर्सनल एक्ट बोला जाता है. उसके अलावा इम्यूनिटी सिविल प्रोसीडिंग्स में यही बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट का टेनर पीरियड चल रहा है तो उस टेनर पीरियड में कुछ भी सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जाएगा. पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. अगर ये सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के पर्सनल एक्ट रिलेटेड है, अगर ये सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के पर्सनल एक्ट रिलेटेड है तब जाके उसको इनिशिएट किया जा सकता है, पर उससे 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 361. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स रिलेटिंग टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसीजर. हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 61 में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट और प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट. पर यहाँ पे कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे इन इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये डाउट सबको रह जाता है. तो लास्ट वीडियो में हमको आर्टिकल 61 में प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट मिला था. वहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है दोनों हाउस पे. तो यहाँ पे दोनों हाउस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पर उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट की इम्पीच में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा. तो इसका आंसर ये है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के दोनों हाउस का मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर. यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ा था कि एज़ पर आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट की इलेक्शन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस का इलेक्टेड मेंबर, देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी का लेजिस्लेटिव का इलेक्टेड मेंबर. यहाँ पे इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर का पार्टिसिपेशन नहीं होता. पर अगर हम इम्पीचमेंट प्रोसीजर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का इंटरवेंशन नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट का इंटरवेंशन होता है और यहाँ पे बहुत इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन भी होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसीजर एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ इम्पीचमेंट इन इंडिया. Next we are going to discuss about the power of president. At first we will discuss about executive power. तो हमने आर्टिकल 53 में यही पढ़ा था कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है. उसके अलावा हमने आर्टिकल 77 में पढ़ा था कि all the business of the government of India shall be taken in the name of president.
उसका मतलब जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जैसे अपॉइंटमेंट रिलेटेड। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, देन अटॉर्नी जनरल, देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन इलेक्शन कमीशन, देन चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, देन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये सब मेंबर को अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होता है कि इंटरस्टेट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट और इंटरस्टेट कोऑपरेशन। ये हो गया प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट पावर। प्रेसिडेंट के पास और एक पावर होता है, वो पावर कमीशन सेटअप रिलेटेड है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एससी एंड एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस का कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कमीशन भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, जैसे प्रेसिडेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन सी मैटर पे, लेजिस्लेशन के मैटर पे और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के मैटर पे। President can require Prime Minister to submit for consideration of Council of Minister. If any private minister raised any issue in the Parliament which was not considered by other Council of Minister, at that time the President can ask the Prime Minister relating to that issue. Apart from that, President can also declare any scheduled area as power to administer such scheduled area and tribal area. Now moving towards the next power, that is the legislative power of the President, which contains power of summoning, then prorogue the House, then dissolving the Lok Sabha, then addressing the Parliament, then appointing the members in the Parliament, then disqualifying the members, etc. So यहाँ पे समन का मतलब होता है नोटिस इशू करना। तो जब दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग होता है ऑर्डिनरी बिल पर, तब प्रेसिडेंट समन इशू कर सकते हैं दोनों हाउस में, सो दैट बोथ द हाउस शुड कंडक्ट जॉइंट सिटिंग रिलेटिंग टू द ऑर्डिनरी बिल। तो जॉइंट सिटिंग मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं होता है। इसके अलावा अगर एक साल में एटलीस्ट 2 सेशन नहीं हुआ लोकसभा में, तभी भी प्रेसिडेंट जाके समन इशू कर सकते हैं, सो दैट द हाउस शुड कंडक्ट एटलीस्ट 2 सेशन इन ए ईयर एंड द गैप बिटवीन द 2 सेशन शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। ये हो गया समनिंग पावर। नेक्स्ट होता है प्रोरोग। यहाँ पे जब लोकसभा का सब सेशन ख़त्म हो जाता है, वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेशन, दैट इज़ विंटर सेशन, देन मानसून सेशन एंड देन बजट सेशन। तो अगर तीनों सेशन ख़त्म हो जाता है पार्लियामेंट में, तब स्पीकर लोकसभा को एडजर्न कर देते हैं, और स्पीकर लोकसभा को एडजर्न करने के बाद प्रेसिडेंट हाउस को प्रोरोग कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हाउस का जितना भी सेशन होना था वो ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट ईयर में होगा। ये हो गया प्रोरोगेशन। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पावर। तो अगर मेजॉरिटी पार्टी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है या मेजॉरिटी पार्टी ने अपना मेजॉरिटी खो दिया है, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। Then the president also can issue notice relating to the pending of the bill. If any bill is pending in any house since a long time, then president can issue a notice to the parliament relating to such bill. Apart from that, in legislative power, the president is also having power of appointment. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी एक मेंबर के इलेक्शन के अगेंस्ट में कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर होता है कि प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट विद द इलेक्शन कमिश्नर एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर द प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालीफाई सच मेंबर फ्रॉम द हाउस। इसके अलावा अगर लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सीट वैकेंट हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा के मेंबर में से किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं एज ए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर टू रन द लोकसभा। In the same year, the president can do the same for the Rajya Sabha and he can appoint any member from the Rajya Sabha to। इसके अलावा मनी बिल या बिल relating to the expenditure from consolidated fund of India, then bill relating to the alteration of the boundaries और formation से, ये सब बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले prior permission of the president is required।
Without prior permission of the president, the houses cannot initiate that type of bill. अलावा प्रेसिडेंट के पास और भी पावर होता है, जैसे जब कोई भी बिल बोथ हाउस में पास हो जाता है तब वो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास दिया जाता है, सो दैट द प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट. यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 3 पावर होता है. इधर द प्रेसिडेंट कैन गिव एसेंट और विथहोल्ड द एसेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन. बट इफ द बिल इज ए मनी बिल, देन द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन. Again, if the bill is a constitutional amendment bill, then president cannot withhold the bill or return for reconsideration. तो अगर कोई एक बिल मनी बिल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, तभी उस बिल को प्रेसिडेंट इधर एसेंट कर सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं. अगर उन्होंने रिटर्न कर दिया और फिर से वो पार्लियामेंट में पास होके फिर से अगर उनके पास आ गया, तब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, एसेंट करना. ये हो गया हमारा पार्लियामेंट का पावर. उसके अलावा सेम प्रोसेस स्टेट लेजिस्लेचर में भी फॉलो किया जाता है और ये पावर गवर्नर के पास भी होता है. पर गवर्नर के पास और एक पावर होता है जहां गवर्नर किसी भी एक बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं और वहां पे प्रेसिडेंट का पावर एक्सटेंड हो जाता है. अब अगर गवर्नर ने किसी भी एक बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया तब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है इधर टू एसेंड दैट बिल और विथहोल्ड द बिल और रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट ए मनी बिल. बट अगर कोई भी प्रेसिडेंट रिटर्न कर देते हैं और रिटर्न करने के बाद फिर से वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो जाता है, तब प्रेसिडेंट यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होंगे सेंड करने के लिए. दैट मीन्स सेकेंड टाइम जब बिल उनके पास फिर से आएगा तब वो इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल और रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन. उनके पास कुछ भी पावर हो सकता है, पर यूनियन में ये पावर उनके पास नहीं होता. उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास और एक पावर होता है जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो चुका है या अभी कोई भी सेशन नहीं चल रहा है. तभी अगर प्रेसिडेंट को लगा कि किसी भी एक मैटर पे इट इज़ नेसेसरी टू इशू एन ऑर्डिनेंस, देन प्रेसिडेंट हैविंग पावर टू इशू एन ऑर्डिनेंस. पर उस ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी होता है 6 मंथ एंड 6 वीक. दैट मीन्स 6 मंथ तक ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है. उसके बाद फिर से जब सेशन होगा, उस सेशन होने के बाद सेशन के पास 6 वीक्स टाइम रहेगा उस ऑर्डिनेंस को पास करने का. इधर द session should pass that ordinance or reject the ordinance. If the session did not take any action regarding that ordinance, then the ordinance which was passed by the president will lapse. मीन्स वो अभी तभी ख़त्म हो जाएगा. पर पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो कंटिन्यू रहेगा, अगर रिजेक्ट कर लिया तब ख़त्म हो जाएगा, और अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया फिर भी वो ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद अगर फाइनेंस कमीशन या यूपीएससी या केग, दैट मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने अगर कुछ भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दिया तो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जाके प्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स सबमिट करेंगे. Then president is also having power to make regulation relating to the peace and progress and good governance of 2 islands. The 2 islands is Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Union Territory. This is all about the legislative power of the president. Next we are moving towards the financial power. तो यहाँ पे अगर कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, तो इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का परमिशन लेना ज़रूरी होता है. इसके अलावा बजट को जब फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तब प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं. इसके अलावा अगर कंटिजेंसी फंड में से पैसा निकलना पड़ता है तब भी प्रेसिडेंट का एसेंट लेना ज़रूरी है. देन प्रेसिडेंट ऑल्सो कैन कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर 5 years. 5 साल बाद क्या करेंगे प्रेसिडेंट? फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करेंगे, सो दैट द रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. ये हो गया हमारा फाइनेंशियल पावर. अभी हम पढ़ेंगे जुडिशियल पावर. जुडिशियल पावर में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं एंड जजेस होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है. उसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होता है अंडर आर्टिकल 72, जहाँ पे प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं या कोर्ट मार्शल के सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं. उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज होता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ वो कंसल्ट करे, और तब जब अगर चीफ जस्टिस ने कोई भी रिप्लाई किया उनको या कोई भी एडवाइस दिया तो वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहता. ये हो गया हमारा जुडिशियल पावर. पढ़ेंगे डिप्लोमेटिक पावर. तो डिप्लोमेटिक पावर में आएगा इंटरनेशनल ट्रेटीज़ एंड एग्रीमेंट. जितना भी इंटरनेशनल ट्रेटीज़ एंड एग्रीमेंट नेगोशिएट किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा. पर यहाँ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल रहेगा.
बस प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा। या इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इंडिया को बाहरी देश पे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देन ही विल ऑल्सो रिसीव्ड एंड सेंड द डिप्लोमेट्स, जो भी इंडियन एम्बेसडर होता है या फॉरेन एम्बेसडर होता है उनको सेंड करना या रिसीव करना वो सब प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये हो गया हमारा डिप्लोमेटिक पावर। अभी हम पढ़ेंगे मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। देन द प्रेसिडेंट ऑल्सो डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये जो वार का डिक्लेरेशन तो पार्लियामेंट का ही होता है, पर अनाउंसमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। देन आ जाता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में भी जो भी अनाउंसमेंट होता है इमरजेंसी लगाना, जैसे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो सब प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद आ जाता है वेटो पावर। वेटो पावर में 3 टाइप का पावर होता है इंडिया में। एक होता है एब्सोल्यूट वेटो, नेक्स्ट होता है सस्पेंसिव वेटो एंड थर्ड होता है पॉकेट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो का मतलब होता है विथहोल्डिंग द बिल। जब भी पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है और जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास आता है उनके एसेंट के लिए, तब प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं और उस विथहोल्ड को बोला जाता है एब्सोल्यूट वेटो। तो यहाँ पे 2 ग्राउंड पे प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर सकते हैं। पहला ग्राउंड होता है अगर ये बिल पार्लियामेंट में किसी भी एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे आर नॉट इन फेवर विद दैट बिल, तभी वो जाके क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप एब्सोल्यूट वेटो यूज़ करो। प्रेसिडेंट यूज़ करेंगे एंड बिल को विथहोल्ड कर देंगे। उसके अलावा अगर होता है जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है एसेंट के लिए, तब कैबिनेट ख़त्म हो जाता है या लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर दे बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट वेटो। सो दिस इज़ अबाउट द एब्सोल्यूट वेटो। नेक्स्ट इज़ सस्पेंसिव वेटो। सो सस्पेंसिव वेटो ये होता है जब प्रेसिडेंट किसी भी एक बिल को रिटर्न करते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। ये बिल मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अप्लाई नहीं होता। बट दिस वेटो पावर इज़ ओवररिडन। हमें पता है कि कोई भी बिल अगर रिटर्न कर दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तब अगर फिर से उस बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन एंड प्रेसिडेंट के पास फिर से वो बिल आया, तब प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं होता विथहोल्ड और रिटर्न करने का। तब एक ही पावर यूज़ कर सकते, वो होता है एसेंट करने का। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सस्पेंसिव वेटो है वो ओवरराइड किया जा सकता है। उसके बाद आता है पॉकेट वेटो। इसका मतलब है द प्रेसिडेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन। जब प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, द प्रेसिडेंट हैज़ हैविंग पावर टू इधर असेंड द बिल और विथहोल्ड द बिल और रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन। पर यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, बिल बहुत दिन से प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग रह रहा है, तभी जाके उस वेटो को पॉकेट वेटो बोला जाता है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को देंगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई भी वेटो यूज़ नहीं कर सकता, नीदर इट्स एब्सोल्यूट, नॉट सस्पेंसिव, नॉट पॉकेट। तो प्रेसिडेंट एक ही पावर यूज़ कर सकते हैं, वो होता है गिविंग असेंट टू द बिल। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया यह था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। तो ये जो वेटो पावर यूनियन में यूज़ किया प्रेसिडेंट ने, सेम वेटो पावर स्टेट में भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाएगा। पर यूनियन में हमने पढ़ा कि सस्पेंसिव वेटो को ओवरराइड किया जाता है, बट स्टेट में सस्पेंसिव वेटो को ओवरराइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर स्टेट में कोई भी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया और प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया फॉर द रिकन्सिडरेशन और फिर से ये बिल स्टेट में पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास आया, the president is not bound to give assent to that bill. That's why it was stated that the suspensive veto in the state legislature, the suspensive veto in state bill is not forbidden. The next power is ordinance making power, which is given in Article 123. So it was clearly stated that the president can promulgate ordinance during the recess of parliament, but such can be issued when the president satisfied that the circumstances exist which renders it necessary to do it. Supreme Court held such satisfaction can be questioned in the court. Then it can only be issued on those subjects on which Parliament can make laws. Then such ordinances cannot be breach the fundamental rights, and ordinances will cease to operate after expiry of 6 weeks if Parliament did not take any action. The maximum period of ordinance is 6 months and 6 weeks. तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो कौन सी आर्टिकल में दिया गया है, वो
ये होता है आर्टिकल 123। यहाँ पे बोला गया जब पार्लियामेंट रिसेस में रहेगा, दैट मीन्स पार्लियामेंट का कोई भी सेशन नहीं चल रहा होगा, तभी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ऑर्डिनेंस को इशू करना। पर अगर कोई भी केस उनके अगेंस्ट में हुआ तब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल रिव्यू का कि द ऑर्डिनेंस व्हिच वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंट इज़ मैलाफाइड और इट इज़ जस्टिफिएबल इन नेचर। उसके अलावा ये भी बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेंगे उसी सब्जेक्ट मैटर पे कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट मैटर पे यूनियन के पास पावर होता है लॉ बनाने का। तो प्रेसिडेंट फिर उसके अलावा प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट को एब्रिज करके कोई भी ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। So next we are going to discuss about the pardoning power of the president, which contains pardoning the sentence of death imprisonment or pardon the sentence which is given by the court martial or pardon any other sentence which is given under any union law। तो यहाँ पे अगर किसी भी यूनियन लॉ के द्वारा कोई भी सेंटेंस पास किया गया या कोई भी कोर्ट मार्शल ने किसी भी एक सेंटेंस को पास किया गया या कोई भी एक सेंटेंस अगर डेथ सेंटेंस है तो देन उस टाइप ऑफ सेंटेंस को प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो पार्डनिंग पावर यूज़ करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ यूजिंग अपीलिंग पावर। उसके अलावा यहाँ पे बहुत टाइप ऑफ पार्डनिंग पावर दिया गया है। जैसे पहला आ जाता है पार्डनिंग पावर जिसका मतलब कंप्लीट पार्डन, दैट मीन्स नीदर द एक्यूज्ड शैल बी कन्विक्टेड और नॉट द एक्यूज्ड शैल बी सेंटेंस used is free from any conviction or any sentence। नेक्स्ट आता है कम्यूट। कम्यूट में सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंज। यहाँ पे सेंटेंस का जो कैटेगरी होगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बंदे को डेथ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है पर प्रेसिडेंट ने उस सेंटेंस को 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट होता है रेमिशन में सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 साल से 7 साल कर दिया गया, उसको बोला जाता है रेमिशन। नेक्स्ट होता है रेस्पाइट में सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया जाता है ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। एग्जाम्पल कोई भी एक प्रेग्नेंट वुमेन है या हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उनका सेंटेंस को रिड्यूस कर देने को बोला जाता है रेस्पाइट। नेक्स्ट होता है रेप्राइब, मीन्स स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस, मीन्स स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस। अगर नीदर टेक एनी एक्शन नॉर रिजेक्ट द एप्लीकेशन देन दिस टाइप ऑफ पार्डनिंग इज कॉल्ड रेप्राइब। इसके अलावा गवर्नर के पास भी पावर होता है किसी भी एक सेंटेंस को कम्यूट करने का और रिमिट करने का। यहाँ पे गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर नहीं होता रिलेटिंग टू द डेथ सेंटेंस। सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस प्रिंसिपल इज़ दैट नो ओरल सबमिशन ऑफ मार्सी पिटिशन। कोई भी बंदा प्रेसिडेंट के सामने जाके कोई भी मार्सी पिटिशन नहीं सबमिट कर सकता। दैट मीन्स द मार्सी पिटिशन शुड बी सबमिटेड with not orally, it should be submitted by petition। Then no filing of another mercy petition after rejection। अब पहला मार्सी पिटिशन प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर से मार्सी पिटिशन फाइल नहीं किया जा सकता। देन नो सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर दैट एक्सेप्ट द डिसीजन इज़ आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी। अगर मार्सी पिटिशन में प्रेसिडेंट ने कुछ भी डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दैट मीन्स कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता एक्सेप्ट इफ़ द डिसीजन इज विच इज़ टेकन बाय द प्रेसिडेंट इज़ आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी और मैलाफाइड, तब जाके जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। So this is all about the pardoning power of the president. Next we are going to discuss about the constitutional position of the president. President is the nominal head, not the real head. He is the head of the state but not the head of the executive. तो यहाँ पे ये बोला गया कि नॉमिनल हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट और रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद स्टेट का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। देन ही रिप्रेजेंट द नेशन बट नॉट रूल द नेशन। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? नेशन को रिप्रेजेंट करता है पर नेशन को रूल कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। एंड द लास्टली प्रेसिडेंट इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। नेक्स्ट इज सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर विच इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। सो द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी में से कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है तब क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास पावर होगा कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को उसमें से एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन प्राइम मिनिस्टर डाइड सडनली इन द ऑफिस। अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ सडनली हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि जो भी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर है उस पार्टी में से किसी और को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें। डिसमिस द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर व्हेन इट फेल टू प्रूव
कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। अगर मेजॉरिटी पार्टी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया है और मेजॉरिटी पार्टी हैज़ लॉस्ट द मेजॉरिटी, तब क्या करेंगे प्रेसिडेंट? डिसमिस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ काउंसिल हैज़ लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, जो हमने पहले डिस्कस कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट। सो इफ़ you like my video, please don't forget to like, share and subscribe.